आज हम सदिशों के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, अदिश और सदिश। अदिश इनको स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं और सदिश इनको वेक्टर क्वांटिटीज़ अंग्रेजी में कह सकते हैं। अदिश ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मतलब ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वे अदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अदिश केवल परिमाण यानी मात्रा, सदिश परिमाण तथा दिशा दोनों। यहाँ पर केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अदिशों के उदाहरण, जैसे अगर हम अदिशों के उदाहरण कहना चाहें तो चाल, दूरी, कार्य, ऊर्जा, दाब, घनत्व आदि, ये सारी राशियां अदिश राशियां हैं। सदिशों के उदाहरण देना चाहें तो सदिशों में है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, क्षेत्रफल, धारा घनत्व। धारा अदिश है, धारा अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व सदिश राशि है। इस प्रकार इनके उदाहरण हैं। ये अदिशों के लिए हैं और ये सदिशों के हैं। तो इस प्रकार से अदिश और सदिश के उदाहरण हैं। सदिशों को दर्शाते कैसे हैं? तो सदिशों को उचित लंबाई के रेखाखंडों से दर्शाया जाता है। जैसे कोई एक इस तरह से बना दिया गया कि 50 मीटर पूर्व में विस्थापन, तो 50 मीटर पूर्व दिशा में रेखाखंड बनाएंगे, लेकिन कॉपी में बनाते समय उचित पैमाने का उपयोग करेंगे, क्योंकि एक कॉपी में 50 मीटर की रेखा नहीं खींच सकते। तो यहाँ पर हम उचित पैमाने का उपयोग करते हैं, उसके द्वारा हम रेखाखंड दर्शाते हैं और उस पर दिशा दर्शाते हैं। दिशा उसकी दिशा को बता देती है किधर है, और इसकी लंबाई रेखाखंड की उसके परिमाण को दर्शाती है। तो इस प्रकार सदिशों को दर्शाया जाता है रेखाखंडों के द्वारा। इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला में सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी, सदिश आर आदि कुछ भी दर्शा सकते हैं। इनका विसदिश है, और अगर परिमाण दर्शाएंगे इनका मात्रा या परिमाण, तो ए के लिए या तो ऐसे दर्शाएंगे या फिर इस तरह से बिना तीर लगे अक्षरों के भी दर्शा सकते हैं, जैसे बी, सी, आर कुछ भी कह सकते हैं, बिना तीर लगे, बिना अक्षर। किताबों में ज़्यादा डार्क अक्षर बना करके भी इनको दर्शाया जा सकता है, लेकिन लिखने में नहीं। लिखने में स्याही के कम या ज़्यादा होने से पतले या मोटे अक्षर हो जाते हैं, तो इसका उपयोग नहीं करते। इकाई सदिश
ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है उसे इकाई सदिश कहा जाता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है उसे इकाई सदिश कहा जाता है। इसे कैप लगे या कैरेट चिन्ह लगे हुए अक्षरों से दर्शाते हैं। जैसे इकाई सदिश, इसे हम कहेंगे ए का इकाई सदिश। ऐसे बी कैप मतलब बी का इकाई सदिश। आई कैप जो होता है ये एक्स अक्ष का इकाई सदिश होता है। इसी प्रकार से जे कैप वाई अक्ष का इकाई सदिश होता है। इसी प्रकार से के कैप जेड अक्ष का इकाई सदिश होता है। अक्षों के इकाई सदिश आई जे के ये परस्पर लंबवत होते हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो इस प्रकार ये इकाई सदिश है। इकाई सदिश मतलब जिसका परिमाण 1 हो। अगर हम कहना चाहें कि मॉड ए ऐसे कैप ए का मॉड लिखना तो 1 हो जाएगा। आई कैप इसका मॉड लिखना है 1 हो जाएगा। मॉड मतलब परिमाण, परिमाण इनका 1 होगा। शून्य सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 0 हो उसे शून्य सदिश कहा जाता है। शून्य सदिश को इस तरह से दर्शाया जाता है, जैसे हम अपने स्थान पर स्थिर रहें, बिल्कुल न चलें, तो हमारे द्वारा जो तय किया गया विस्थापन है वो 0 होगा। इसे हम शून्य सदिश से दर्शा सकते हैं। शून्य सदिश के कुछ गुण होते हैं। पहला तो यह है कि इसमें किसी को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसमें कोई अंतर नहीं आता है। जैसे a + 0 कर दिया जाए तो a आएगा, a - 0 कर दिया जाए तो भी a आएगा। इसमें किसी भी चीज़ का गुणा करें अगर तो ये 0 सदिश ही देता है। इस तरह इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं कि किसी सदिश में शून्य सदिश को जोड़ें या घटाएं तो वही सदिश रहता है, और किसी भी चीज़ का इसमें गुणा करें तो शून्य सदिश ही प्राप्त होता है। ये शून्य सदिश है और उसकी प्रॉपर्टी है। शून्य सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण 0 होता है, और इकाई सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है। कोई भी सदिश 2 भागों से मिलकर बना होता है, परिमाण गुणे इकाई सदिश। कोई भी सदिश 2 भाग से मिलकर बना होता है, परिमाण गुणे इकाई सदिश। कुछ और सदिशों के प्रकार हैं, जैसे स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर। स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर ऐसा सदिश जो किसी बिंदु की स्थिति को या किसी वस्तु की स्थिति को मूल बिंदु के सापेक्ष परिमाण और दिशा के साथ व्यक्त करता है, उसे हम कहते हैं स्थिति सदिश। जैसे कोई एक निर्देशांक पद्धति है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, अगर यहाँ से हम दर्शाते हैं ये कोई बिंदु है या किसी व्यक्ति की स्थिति है तो हम इसे कहेंगे स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। ये बताता है कि मूल बिंदु से ये कितनी दूरी पर है और ये कितना कोण बनाते हुए स्थित है। मतलब स्थित सदिश वह सदिश होता है जो किसी बिंदु या वस्तु की स्थिति को मूल बिंदु के सापेक्ष परिमाण और दिशा के साथ व्यक्त करता है, यानी वह कितनी दूर है और दिशा क्या कितना है एक्स अक्ष के साथ, इस चीज़ को ये बताता है। इस प्रकार स्थित सदिश हो गए। समान सदिश ऐसे 2 सदिश जिनके परिमाण और दिशाएं बराबर हों
वे समान सदिश कहलाते हैं, यानी इक्वल वेक्टर। एक ही दिशा में दो सदिश इस तरह से हैं जिनके परिमाण भी बराबर हैं और जिनकी दिशाएं भी समान हैं, तो ये कहलाएगा A बराबर B, यानी दोनों सदिश बराबर हैं परिमाण में भी और दिशा में भी। विपरीत सदिश, ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण समान हों लेकिन दिशाएं विपरीत हों, वे विपरीत सदिश कहलाते हैं। सदिशों, दो सदिशों के परिणामी का परिमाण और दिशा, यानी सदिशों को जोड़ने की बात करते हैं। सदिशों का योग, सदिशों को योग किस तरह से करते हैं? जैसे मान ली कोई एक सदिश है, इस तरह से ये A है, दूसरा सदिश इस तरह से है, किसी और दिशा में है, किसी और परिमाण का है, तो इन्हें जोड़ना चाहते हैं तो हम पहले सदिश के अंतिम बिंदु पर दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु रख देते हैं, यानी इस तरह ऐसे उतना ही बड़ा बनाएंगे जितना ये B है, तो ये B हो जाएगा, और पहले सदिश के प्रारंभिक और दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को जोड़ेंगे, तो ये कहलाएगा A प्लस B। जरूरी नहीं कि परिमाण इन दोनों का योग करें तो इतना है, जैसे ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो यहाँ 5 मीटर आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें दिशा भी है, लेकिन सदिश के रूप में ये A प्लस B के रूप में ही लिखा जाएगा, परिमाण भले ही इन दोनों के योग के बराबर ना हो। तो इस तरह से सदिश का योग होता है। सदिश योग के दो नियम हैं, पहला है त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम ये कहता है कि यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में एक क्रम में व्यक्त किया जाए तो तीसरी भुजा को विपरीत क्रम में लेने पर वह उनके योगफल को व्यक्त करती है। यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में एक क्रम में व्यक्त करें, तो तीसरी भुजा को विपरीत क्रम में लेने पर वह सदिशों के योग को व्यक्त करती है। यानी इन दोनों भुजाओं को एक क्रम में लिया है और तीसरे को इसी क्रम में न लेकर के इसके अपोजिट क्रम में लिया है, विपरीत क्रम में लिया है, तो ये इन दोनों के योगफल को व्यक्त कर रही है। दूसरा है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ये नियम होता है यदि दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के रूप में व्यक्त किया जाए तो उनके बीच से जाने वाला विकर्ण दोनों सदिशों के योगफल को व्यक्त करता है। यदि दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की
दो संलग्न भुजाओं के रूप में एक क्रम में व्यक्त किया जाए तो उनके बीच से जाने वाला विकर्ण सदिशों के योगफल को व्यक्त करता है। अब इसमें हम समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। और यहाँ पर ये विकर्ण है। ए बी और ये है ए प्लस बी, यानी ए और बी। अगर इसको हम त्रिभुज नियम से मिलाना चाहें तो ये बी हो जाएगा। ए और बी ये त्रिभुज नियम के जैसा भी है। तो ये हो गया सदिश योग के नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ये दो नियम इसमें हैं। सदिश योग का बहुभुज नियम भी है। बहुभुज नियम का उपयोग दो से अधिक सदिशों को जोड़ने में किया जाता है। जैसे कई सदिशों सदिश योग का बहुभुज नियम, जैसे कई सदिशों 1 2 3 और 4 ऐसे हैं, इनको जोड़ना है। इनको जोड़ने के लिए हम एक बहुभुज की रचना करते हैं, जिसमें जितना इन सदिशों की संख्या है उनसे एक अधिक भुजा होती है। जैसे ये सदिश ए, ये बी सी डी। तो ए जैसा बी है जितना बड़ा है उतना, जैसा सी है उतना ही, जिस तरह से डी है वैसा ही उसी दिशा में। तो ये ए बी सी डी हो गए और इनके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिला दिया जाए तो ये हो गया ए, यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा सी और यहाँ हो जाएगा डी। अब अगर इसको हम जोड़ें त्रिभुज नियम का उपयोग करके तो इसे कह सकते हैं ए प्लस बी। इसी तरह से इसे जोड़ दें, ए प्लस बी और ये प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, एरो लगे रहेंगे। और इस तरह ए प्लस बी प्लस सी और डी जोड़ेंगे तो परिणामी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो अगर सदिश योग का बहुभुज नियम लिखना है तो इसे हम लिखेंगे कि दो से अधिक सदिशों को जोड़ने के लिए जितने सदिश हैं उनसे एक अधिक भुजा वाला बहुभुज लिया जाता है। बहुभुज की भुजाओं के रूप में सदिशों को व्यक्त करते हैं और अंतिम भुजा को विपरीत क्रम में लेने पर वह उन सदिशों के योगफल को प्रदर्शित करती है। ये बहुभुज नियम है। दो सदिशों के परिणामी का परिमाण। परिणामी का परिमाण, दो सदिशों के परिणामी का परिमाण। इसका मतलब ये है कि दो सदिश हैं,
उनका परिणामी सदिश क्या है और उस परिणामी सदिश का परिमाण कितना है। परिमाण और दिशा दोनों चीजें निकाली जाएंगी। तो इसमें समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग करते हैं। मान लेते हैं कि एक ए बी बी ए ओ ए बी सी। यहाँ पर हम अभिलंबवत रेखा खींचते हैं और इससे मिला देते हैं। माना इनके बीच कोण ये थीटा है और ये कोण अल्फा है। ये कोण भी थीटा हो जाएगा और ये परिणामी सदिश है आर, ये होगा ए प्लस बी। माना ए बी दो सदिश हैं, उनके बीच कोण थीटा है। परिणामी सदिश आर है। माना इनके परिमाण क्रमशः ए बी तथा आर है। सदिश मतलब परिमाण और दिशा दोनों, और जब उसको परिमाण कहते हैं केवल उसकी मात्रा रह जाती है। जैसा यहाँ चित्र में है, इनको हम ए को OA के रूप में, बी को OB के रूप में दर्शा रहे हैं और ये यहाँ P बिंदु बना लेते हैं। CP अभिलंब खींचा गया है, ये रचना के अंतर्गत है, कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं ऐसा। त्रिभुज OCP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय एरो यहाँ लगा दें ऐसे। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा OC का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। यहाँ OP बराबर है OA प्लस AP। OP की जगह रखेंगे OC स्क्वायर बराबर OA प्लस AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। OC स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर प्लस 2 OA गुणे AP प्लस PC स्क्वायर। अब इसमें AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर यानी AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि OC स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2OA गुणे AP, क्योंकि AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अब यहाँ पर OC बराबर R, OA बराबर A और AC बराबर B है, अतः OC स्क्वायर की जगह हो जाएगा R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A गुणे AP। लेकिन AP बराबर हो जाएगा B cos थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा है तो cos थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार AP है, AP अपान B होगा। इस तरह से AP बराबर B cos थीटा, ये मान यहाँ रख देंगे। तो
ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यह आर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इतना आ गया इसका परिणामी। इसमें कुछ स्थितियां हो सकती हैं। यदि a बराबर b तो r बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जहाँ b है वहाँ भी रख देंगे ए स्क्वायर 2a मतलब 2a स्क्वायर cos थीटा। तो r बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। तो r बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2, यानी r बराबर अंडर रूट हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2। ऐसा तो 2 और 2 का वर्गमूल हो जाएगा 2 a स्क्वायर का a cos स्क्वायर का cos। इतना ऐसा लिखा जा सकता है। ये पहली स्थिति है। इसमें दूसरी स्थिति, यदि थीटा बराबर 0 तो cos 0 1 हो जाएगा। अतः r बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी r बराबर हो जाएगा रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, या r बराबर a प्लस बी। इसी तरह से थीटा बराबर 180 डिग्री पर cos 180 बराबर -1, तो यह r इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी। हल कर देंगे। यहाँ पर ये मैक्सिमम मान होगा, मैक्स मान होगा, और यहाँ ये मिनिमम मान होगा। थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री करेंगे तो फिर हो जाएगा r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से इसका परिमाण लिखा जाता है। अब यदि इसकी दिशा लिखनी हो, दिशा की बात है, तो दिशा अल्फा है, tan अल्फा बराबर हो जाएगा PC अपान OP। OP को लिखा जा सकता है OA प्लस AP। तो tan अल्फा बराबर PC की जगह हो जाएगा B साइन थीटा अपान A प्लस B cos थीटा, या अल्फा बराबर tan इनवर्स B साइन थीटा अपान A प्लस B cos थीटा। ऐसे दिशा इसकी निकाल सकते हैं। ये इतना हिस्सा अलग है दिशा के लिए।